कहावत मशहूर थी, ब्लैक वुड की धुंध जिसका हाथ पकड़ ले वो अपना रास्ता भूल जाता है, और जिसका दिल पकड़ ले वो अपना नाम भूल जाता है। अलबत्ता इस तरफ से ऐसी गूंज सुनाई देती जैसे बहुत से लोग को सुरीला गीत गा रहे हों। पिछले 20 सालों में इस वादी के गहरे सब्ज जंगल में 37 लोग गायब हो चुके थे। कोई लाश नहीं मिली, कोई जूता नहीं, कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं, बस कदमों के निशानात एक खास मकाम तक जाते और फिर मिट्टी में ऐसे गायब हो जाते जैसे वो इंसान हवा में उड़ गया हो। इलियास जब वादी की गहराई में पहुंचा तो उसे पहला झटका तब लगा जब उसने अपने कैंप के करीब एक पुरानी घड़ी देखी। वो घड़ी एक इंसानी ढांचे की कलाई पर नहीं थी, बल्कि एक जिंदा गोश्त के सुतून के गिर्द बंधी थी। ये सुतून कभी एक इंसान था, लेकिन अब उसके बाजुओं और टांगों की जगह मोटे लकड़ी जैसे रेशे निकल आए थे जो जमीन में गहरे धंस चुके थे। इसका चेहरा अब भी इंसानी था। वो हौलनाक मंजर, गाती हुई लाशें। अचानक वादी में वो मखसूस गूंज हम बुलंद हुई। इलियास ने देखा कि जंगल में खड़े वो तमाम इंसानी सुतून एक साथ हिलने लगे। उनके उदय खिले मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उनके गिले के पट्टे, वोकल कॉर्ड्स, इस गूंज की फ्रीक्वेंसी पर थरथरा रहे थे। इलियास ने देखा कि इसके हाथों पर वो सफेद रेशे अब मजबूत हो चुके थे। इसे समझ आ गया कि वो सैया इतने पुरसुकून क्यों लग रहे थे। फंगस सिर्फ उन्हें खा नहीं रही थी, बल्कि उनके दिमाग को एक खूबसूरत धोखे में रखकर उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। कई माह बाद एक स्पेशल बायोलॉजिकल रिकवरी टीम ब्लैकवुड फैन में दाखिल हुई। उनका मिशन इलियास का सुराग लगाना और इस एक खामोश वबा की असल वजह मालूम करना था। टीम का सरबराह डॉक्टर जुबैर अपने हिफाजती सूट के अंदर पसीने में शराबूर था। इसके हाथ में मौजूद सेंसर मुसलसल बीप कर रहा था। जैसे ही टीम वादी के मरकज में पहुंची, वो मंजर देखकर सबके कदम रुक गए। धुंध के दरमियान बीसियों इंसानी हियोले खड़े थे। वो मुर्दा नहीं थे, लेकिन वो जिंदा भी नहीं लग रहे थे। उनके जिस्मों से बारीक रेशमी धागे निकलकर जमीन में पैवस्त हो चुके थे, जैसे वो दरख्तों की जोड़ें बन चुके थे। जुबैर ने इलियास के केबन का रुख किया, जो अब मुकम्मल तौर पर जामिकाई मॉस से ढका हुआ था। केबन के अंदर हब्स और बादाम जैसी मीठी बो इतनी शदीद थी कि फिल्टर्स भी जवाब दे रहे थे। मेज पर इलियास का लैपटॉप और एक हाथ से लिखी हुई डायरी पड़ी थी। जुबैर ने लरजते हाथों से आखिरी सफ़हा पलटा। तारीख नामा। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो बराहे करम अपना मास्क मत उतारना। वो आवाज, वो सिर्फ लहरें नहीं है, वो एक कोड है। वो फंगस के खलियों को हुक्म देती है कि इंसानी न्यूरॉन्स के साथ कैसे जुड़ना है। मैंने दरियाफ्त किया है कि ये फंगस हमें सिर्फ मार नहीं रही, ये हमें नेटवर्क कर रही है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं अब अकेला नहीं हूं। मैं उन सब के ख्यालात सुन सकता हूं जो बाहर खड़े हैं। वो खुश हैं। वो एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहां कोई दर्द नहीं है। डायरी का आखिरी जुमला अधूरा था और उस पर खून के नहीं बल्कि सब्ज रंग के माए के निशानात थे। वो अब मेरे फेफड़ों के अंदर फूल रही है। ये मौत नहीं है, ये इर्तिका। अचानक केबन के अंदर लगी माइक्रोस्कोप खुद ब खुद मुतहरिक। जुबैर ने चौंक कर देखा, वहां इलियास की आखिरी स्लाइड लगी। माइक्रोस्कोप के लेंस पर जिमी फंगस ने इंसानी डीएनए के ढांचे को तब्दील कर दिया था। ये फंगस सिर्फ एक तोफैली पैरासाइट नहीं थी, बल्कि एक न्यूरल हाइजेकर थी। इसने इलियास के दिमागी खलियों को इस्तेमाल करते हुए एक हयातियाती सुपर कंप्यूटर, बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर बना लिया था। वो वादी में खड़े तमाम लोग अब एक ही दिमाग उसे कंट्रोल हो रहे थे। अचानक केबन की छत से एक लंबा रेशमी धागा जुबैर के कंधे पर गिरा। बाहर खड़े तमाम खामोश सिपाहियों ने एक साथ अपने सर मोड़े और केबन की तरफ देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से अब वो जामनी धुंध खारिज हो रही थी।
زبیر نے ریڈیو پر چیخ کر کہا، یہ جگہ فوراً تباہ کر دو۔ یہ وبا نہیں ہے، یہ ایک ذہین مخلوق ہے جو ہمیں اپنے جسموں میں قید کر کے اپنی نسل بڑھا رہی ہے۔ لیکن ریڈیو پر صرف وہی دھیمی میٹھی گونج سنائی دینے لگی۔ زبیر کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ ڈاکٹر سارا نے الیاس کی ڈائری کے وہ ڈیجیٹل صفحات دیکھے جو زبیر نے آخری لمحات میں اپلوڈ کیے تھے۔ سر، یہ فنگس کاربن پر مبنی ہر زندہ چیز کو اپنا حصہ بنا رہی ہے۔ اگر یہ وادی سے باہر نکل گئی تو یہ پوری دنیا کو ایک اجتماعی دماغ، کلیکٹیو مائنڈ، میں بدل دے گی جہاں انفرادی سوچ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اسے حیاتیاتی سطح پر روکنا ہوگا۔ سارا نے دریافت کیا کہ اس فنگس کی طاقت وہ گونج تھی۔ اگر وہ اس فریکوینسی کو توڑ دیں تو فنگس کا نیٹ ورک بکھر جائے گا۔ سانک کیننز فوج نے وادی کے گرد بڑے بڑے سپیکرز نصب کیے۔ ان کا مقصد شور مچانا نہیں تھا، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس پیدا کرنا تھا۔ دو کیمیاوی ایجنٹ انہوں نے فنگس کے خلاف ایک مخصوص انزائم تیار کیا جو صرف اس مخصوص فنگس کی پروٹین کی دیواروں کو توڑ سکتا تھا، انسانی خلیوں کو نقصان پہنچائے بغیر۔ جیسے ہی سونک کیننز نے ایک مخالف فریکوئنسی خارج کی، پوری وادی لرز اٹھی۔ وہ جامنی دھند جو سکون سے تیر رہی تھی اچانک بپھر گئی۔ وہ تمام لوگ جو بت بنے کھڑے تھے ایک ساتھ تڑپنے لگے۔ یہ منظر ہولناک تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں جسموں کو ایک ہی جھٹکا لگا ہو۔ الیاس، زبیر اور باقی سب کے جسموں سے وہ سفید ریشے کالی راکھ بن کر جھڑنے لگے۔ اب کیمیکل اسپرے شروع کریں، جنرل نے حکم دیا۔ جہازوں نے وادی کے اوپر سے سفید صفوف کی بارش کر دی۔ زبیر اور کچھ دیگر افراد کو بچا لیا گیا، لیکن ان کی یادداشت کا ایک بڑا حصہ مٹ چکا تھا۔ وہ اب بھی کبھی کبھی رات کو سوتے ہوئے ایک دھیمی گونج سننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ الیاس کا جسم کبھی نہیں ملا، شاید وہ اس فنگس کے مرکز کور کے اتنا قریب تھا کہ وہ مکمل طور پر راکھ بن چکا تھا۔ ڈاکٹر سارا نے اپنی حتمی رپورٹ میں لکھا، ہم نے اس بار فطرت کو ہرا دیا، لیکن ہم نے ایک خطرناک سبق سیکھا ہے۔ زمین کے نیچے ایسی ذہانت موجود ہے جو ہم سے کروڑوں سال پرانی ہے۔ ہم نے صرف اس کا نیٹ ورک کاٹا ہے، اسے ختم نہیں کیا۔ وہ اب بھی وہاں ہے، گہرائی میں، کسی نئی فریکوئنسی کا انتظار کر رہی ہے۔